हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में आज हमें पढ़ना है। जैसा कि आप सबको पता है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों ही एप्लीकेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ के, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, जो हमने लास्ट क्लास में सीखा था। और आज की क्लास में हम सीखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, पिछली क्लास में हमने एवरेज वेलोसिटी के बारे में क्या पढ़ा था। एवरेज वेलोसिटी, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मोशन करता है तो उसकी मोशन में ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा नेसेसरी नहीं कि वो अपनी मोशन को एक ही स्पीड से मूव करे। हो सकता है कहीं पे उसने अपनी स्पीड को स्लो डाउन कर लिया हो, कहीं उसने अपनी स्पीड को स्पीड अप कर लिया हो। तो ऐसे केसेस में ये जानना जरूरी हो जाता है कि उस ऑब्जेक्ट की मोशन की एवरेज स्पीड कितनी थी। तो इसके लिए हमने पिछली क्लासेस में जब हमने ग्राफ नहीं पढ़ा था तब भी हमने एक फॉर्मूला डेवलप किया था एवरेज स्पीड का, वो था टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो जब भी हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो हम क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए ग्राफ से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि उसने गिवन टाइम इंटरवल के लिए टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की और टोटल टाइम कितना लगा। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो हमें प्रोवाइड करेगा एवरेज स्पीड की वैल्यू। तो हमने जो फॉर्मूला बनाया था लास्ट क्लास में एवरेज स्पीड का, वो हमें मिला था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यहाँ पे इंडिकेट करता है डिफरेंस, डेल्टा एक्स मतलब डिफरेंस इन डिस्टेंस और डेल्टा टी मतलब डिफरेंस इन टाइम। तो डिफरेंस जो आएगा डिस्टेंस में उसको हम x2 माइनस x1 और डिफरेंस इन टाइम डेल्टा t को हम t2 माइनस t1 की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए अगर हमें डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड मेजर करनी है तो डिस्टेंस तो हम तब मेजर कर सकते हैं जब हमारे पास कोई दो पॉइंट गिवन हो, जहां से ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन को स्टार्ट किया हो इनिशियल पॉइंट, और जहां अपनी मोशन को खत्म किया हो फाइनल पॉइंट। तो इन दो पॉइंट के बीच का जो इंटरवल होता है उसके लिए हम टाइम इंटरवल और डिस्टेंस जो कवर किए ये दोनों वैल्यूज को फाइंड आउट करके और हम एवरेज स्पीड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये चीज आप सबको क्लियर हो जानी चाहिए कि जब भी हमें एवरेज स्पीड या वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी तो हमें टाइम की दो वैल्यू गिवन होनी चाहिए, एक जहां से हमें एवरेज स्पीड का मेजरमेंट स्टार्ट करना है और फाइनल पॉइंट जहां पे ऑब्जेक्ट की मोशन कंप्लीट हो रही है, और उन दो पॉइंट के बीच में हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो, एवरेज वेलोसिटी के लिए हमें टाइम की दो वैल्यू गिवन होती है, लेकिन आज जो हम पढ़ने वाले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये एक अलग कंसेप्ट है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर गिवन टाइम की वैल्यू पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है, इसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। या फिर जब आप कोई व्हीकल चला रहे हो, आप किसी गाड़ी में मूव कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, तो उस व्हीकल के अंदर जो स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, वो जो स्पीड बताता है उसे हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब कि एक पर्टिकुलर टाइम की वैल्यू पे आपकी स्पीड कितनी रही उसे हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आज की क्लास में हमें ये कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आप सबको इतना तो समझ में आ चुका होगा जो हम लास्ट क्लास में पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे कि एवरेज वेलोसिटी के लिए टाइम की दो वैल्यू गिवन होती है और इंस्टेंटेनियस एक सिंगल टाइम की वैल्यू के लिए फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए टाइम की एक सिंगल वैल्यू की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ने के लिए देखो, हमें काम करते हैं, हम एक एग्जांपल को कंसीडर करते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट किया है। ये ऑब्जेक्ट की मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और क्योंकि ये कर्व है इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट की जो मोशन है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से नहीं मूव कर रहा है। और क्योंकि ये ग्राफ कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, इसका मतलब इसकी जो स्पीड है लगातार बढ़ती जा रही है। ऑब्जेक्ट जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है, मतलब कि उसकी स्पीड कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जा रही है। और हमें एक पर्टिकुलर टाइम t की वैल्यू पे ये पूछा है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है। तो अगर मुझे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है उस पर्टिकुलर टाइम पे ये फाइंड आउट करना है, तो देखो मैं ये पता करूंगा कि उस पर्टिकुलर टाइम पे ऑब्जेक्ट की लोकेशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, कहां पे एक्चुअली वो ऑब्जेक्ट लाई कर रहा था उस पर्टिकुलर टाइम पे। और ऐसा कैलकुलेट आप लोग कर सकते हैं, हमने सीखा है ऐसा कैलकुलेट करना। जब भी किसी टाइम की वैल्यू पे हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती है तो हम ग्राफ के पास जाते हैं सबसे पहले। तो इस पर्टिकुलर टाइम पे हम सबसे पहले ग्राफ के पास जाएंगे। ये हम ग्राफ के पास गए, अब ग्राफ से हमने पूछा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आप डिस्टेंस की वैल्यू बताएं। तो ग्राफ ने बोला कि डिस्टेंस का डिपार्टमेंट हमने y एक्सिस को दे रखा है। अगर आपको डिस्टेंस की मेजरमेंट करनी है तो आप y एक्सिस के पास जाओ। तो यहां से हम सीधा y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो देखो, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा x। इसका मतलब जिस पर्टिकुलर टाइम पे हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है उस पर्टिकुलर टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन थी, ऑब्जेक्ट जिस जगह पे लोकेट कर रहा था वो x, मतलब कि ओरिजिन से इतने ज्यादा दूर वो लोकेट कर रहा था।
अब अगर हमें यहाँ पे वेलोसिटी पता करनी है तो वेलोसिटी का जो बेसिक फॉर्मूला है सबने पढ़ रखा है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ पे सिंगल टाइम के लिए कभी भी हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो तब मेजर की जाती है जब आपके पास इनिशियल पॉइंट हो और फाइनल पॉइंट हो। तो यहाँ पे देखो इस केस में हम वेलोसिटी फाइंड करने में नहीं कैपेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम की सिंगल वैल्यू है, तो हमें ये नहीं पता है कि हम मोशन स्टार्ट तो यहाँ से कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए इनिशियल पॉइंट तो हमने ये ले लिया है, लेकिन फाइनल पॉइंट कहाँ पे ले, ये फिलहाल हमें नहीं पता है। तो एक काम करते हैं, देखो अगर हमें यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हमें लगाना पड़ेगा। और केवल हम ये सोचें कि टाइम की एक वैल्यू है और हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो देखो ऐसा नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। इसको एक एग्जांपल से समझे। मान लो आप किसी एक स्टेशन ए से स्टेशन बी की तरफ कोई बस से ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। अब बस पहली आधी जर्नी हो तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है और अगली आधी जर्नी को 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जर्नी ट्रेवल कर रही है। तो किसी वक्त उसकी स्पीड 40 होगी, जैसे 9 बजे से लेके 10 बजे तक 1 घंटे की आपकी जर्नी रही, तो 9 बजे से लेके 9:30 तक आपसे कोई पूछे कि 9:21 पे उस बस की स्पीड कितनी थी, तो आप इजीली बता सकते हो कि उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि पहले आधे घंटे बस ने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया है। अगले आधे घंटे सपोज करो हमसे पूछते हैं 9:40 पे ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी, तो उस वक्त बस अगले आधे घंटे के लिए, नेक्स्ट हाफ इंटरवल के लिए बस 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। तो हम बता सकते हैं कि 9:40 में बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। तो देखो अब इंस्टेंटेनियस स्पीड तो होती है, बस के अंदर जो ओडोमीटर है, जो स्पीडोमीटर है, वो स्पीड बताता है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड एग्जिस्ट तो करती है, लेकिन उसको ग्राफ के मेथड से कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए देखो हम एक काम कर सकते हैं। हमें इतना पता है कि अगर मुझे वेलोसिटी या स्पीड कैलकुलेट करनी है तो मुझे टाइम की दो वैल्यू की तो जरूरत पड़ेगी। बिना टाइम की दो वैल्यू के ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि हम वेलोसिटी, चाहे वो एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो, वो फाइंड आउट करें। तो इसके लिए हमें जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। देखो हम क्या करेंगे, हम बेवकूफ बनाने का काम करेंगे। टाइम की हमें एक वैल्यू गिवन है, हम क्या करेंगे, टाइम की दूसरी वैल्यू खुद से एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि टाइम की दो वैल्यू के लिए ही हम कोई भी वेलोसिटी मेजर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, t के थोड़ा सा पास यहां पे टाइम की एक और वैल्यू ले ली, और ये जो डिफरेंस है अगर मैं इसको डेल्टा t से डिनोट कर दूं, डेल्टा t से डिनोट कर दिया, तो देखो यहां पे जो टाइम की वैल्यू हो जाएगी वो t प्लस डेल्टा t हो जाएगी, क्योंकि t टाइम में मैंने डेल्टा t इंटरवल और ऐड कर दिया, तो फाइनल जो वैल्यू हो जाएगी टाइम की हो जाएगी t प्लस डेल्टा t। और इस टाइम पर ऑब्जेक्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की या ऑब्जेक्ट कौन सी पोजीशन में पहुंच गया, ये पता करना है। तो हम ग्राफ के पास चलेंगे, तो हमने सीधा ग्राफ से कांटेक्ट किया, ग्राफ के पास गया तो ग्राफ ने बताया कि भाई डिस्टेंस का डिपार्टमेंट वाई एक्सिस को दे रखा है। अगर आपको डिस्टेंस मेजर कितनी हुई है ये पता करना है तो वाई एक्सिस पे जाओ, तो हमने सीधा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जो ग्राफ है वो मीट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पर अगर ये जो इंटरवल है डिस्टेंस का, इसे हम डेल्टा एक्स ले लें, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस डेल्टा एक्स, ये डिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी इस पॉइंट पे। तो अब देखो हमारे पास टाइम की दो वैल्यू मिल गई, और इन दो वैल्यूज के लिए हम वेलोसिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, टोटल डिस्टेंस कवर्ड x2 माइनस x1, टोटल टाइम टेकन t2 माइनस t1। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखो हो जाएगी, x2 की वैल्यू क्या है, x प्लस डेल्टा x माइनस x1 की वैल्यू है x, और t2 की वैल्यू t प्लस डेल्टा t, और t1 की वैल्यू t। तो यहां से देखो x से x कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो जाएगा, v इंस्टेंटेनियस हो जाएगी हमारे पास डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। लेकिन एक प्रॉब्लम है, देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमसे बोला गया था t टाइम पे उसकी स्पीड कितनी है, लेकिन हमने क्या किया, हमने t और t प्लस डेल्टा डी इन दो टाइम इंटरवल के बीच में वो स्पीड कैलकुलेट कर ली। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया था कि एक बस में हम मोशन कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जो बस पहले आधे घंटे के लिए तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और अगले आधे घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो सपोज करो यहाँ पे मुझसे पूछा होता कि बताइए
जैसे हमने 9 बजे से लेके 10 बजे तक 1 घंटे के लिए मोशन की, तो हम इजीली कह सकते हैं कि 9 बजे से लेके 9:30 तक तो बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, और 9:30 से लेके 10 बजे तक बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी। सपोज करो मुझसे बोला जाता है कि ठीक 9:25 पर बस की स्पीड कितनी है, तो हम इजीली बता सकते हैं कि 9:25 पे तो बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि 9 बजे से लेकर पहले आधे घंटे यानी कि 9:30 तक तो बस की स्पीड 9:25 पर वही होगी जो पहले आधे घंटे की, मतलब कि 60 किलोमीटर पर आवर। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी, चाहे वो इंस्टेंटेनियस में एवरेज वेलोसिटी, उसको फाइंड आउट करने के लिए टाइम की 2 वैल्यू गिवन होनी चाहिए थी। हमें क्वेश्चन में टाइम की 1 वैल्यू दी थी, इसलिए हमने अपने लेवल पे खुद से एज्यूम की टाइम की दूसरी वैल्यू। अब सपोज करो हम टाइम की दूसरी वैल्यू 9:35 ले लेते हैं, तो देखो 9:25 पे स्पीड कुछ और थी 60 किलोमीटर पर आवर, और अगले आधे घंटे के लिए मतलब कि 9:35 पे बस की स्पीड थी 40 किलोमीटर आवर। तो 9:25 पे तो बस की स्पीड कुछ और है, 9:35 पे बस की कुछ स्पीड कुछ और है, तो हम दोनों टाइम की वैल्यू पर जो हमारे पास वेलोसिटी आएगी वो तो सेम आ ही नहीं सकती ना। इसका मतलब अगर हमसे क्वेश्चन में टी टाइम पर वेलोसिटी पूछी है, तो हम टी और टी प्लस डेल्टा टी के बीच में अपना आंसर दे ही नहीं सकते, क्योंकि तब उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एक्यूरेट आंसर आ नहीं पाएगा। तो इसके लिए देखो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं कि ये जो इंटरवल लिया ना टाइम इंटरवल, ये टाइम इंटरवल छोटा ले लेते हैं। अगर ये टाइम इंटरवल छोटा ले लेंगे तो जो स्पीड 9:25 पे थी वही स्पीड सपोज करो हम 9:26 ले लेते हैं, तो जो स्पीड 9:25 पे थी वही स्पीड 9:26 पे होगी। लेकिन सपोज करो कोई तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि बस की स्पीड 9:25 पे थी 40, 9:26 पे हो गई 41, 9:27 पे हो गई 42 किलोमीटर पर आवर, 9:28 पे हो गई 43 किलोमीटर पर आवर। तो इस केस में अगर मैं 9:25 पे बस की स्पीड पूछूं तो वह 40 किलोमीटर पर आवर, 9:26 पे हो गई 41, धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अगर ऐसे केस में हम एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो उसका भी आंसर एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि हमसे पूछा 9:25 पे है, लेकिन हम अपने जुगाड़ से 9:26 पे ले रहे हैं, और 9:26 पे जो बस की वेलोसिटी और 9:25 पे बस की वेलोसिटी सेम है ही नहीं, तो हम ऐसे टाइम की वैल्यू ले ही नहीं सकते। तो इसके लिए देखो अगर हमें आंसर एक्यूरेट करना है तो हम क्या करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि दूसरे टाइम की वैल्यू जो हमने अपने मन से एज्यूम की है वो ज्यादा दूर नहीं लेके थोड़ा सा पास लें। अगर ये टाइम की वैल्यू 9:25 और 9:25 1 सेकेंड होती, तब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत थोड़ा सा हो जाता, और इतने थोड़े से डिफरेंस में बस की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर 9:25 पे बस की स्पीड 40 किलोमीटर पर आ रही है तो उसके अगले 1 सेकेंड में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाने वाला है। अगर 40 है तो यहाँ पे भी लगभग 40 रहेगी, और अगर चेंज आता है तो हम एक काम करते हैं, उसके लिए जो पहला पॉइंट हमने 9:25 लिया था, अगला पॉइंट 9:25 नहीं, उसका भी और 10वां हिस्सा 9:25 और 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, मतलब थोड़ा सा अगला इंटरवल ले लिया, तो इन दोनों टाइम के बीच में जो स्पीड में डिफरेंस है वो इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जो पॉइंट टी यहाँ पे है, इस टी पे जितनी स्पीड होगी लगभग अगले पॉइंट पे भी इतनी स्पीड होगी। तो हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए टाइम की दूसरी वैल्यू एज्यूम तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम की जो दूसरी वैल्यू एज्यूम की है वो ज्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। जो टाइम हमसे पूछा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उससे थोड़ा सा आगे होना चाहिए, मतलब कि जो टाइम इंटरवल है, जो डिफरेंस है, ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर बहुत थोड़ा सा होगा तो जितनी वेलोसिटी टी टाइम पे उतनी वेलोसिटी ऑलमोस्ट लगभग टी प्लस डेल्टा टी टाइम पे मिलेगी। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 सेकेंड या 1 सेकेंड का भी 10वां हिस्सा है तो इतने कम टाइम इंटरवल में इसमें कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो अगली टाइम की वैल्यू लिए वो बहुत थोड़ी सी लेते हैं, ठीक है। अब मान लो हमारे पास 100 लोग हैं जिन्हें हमें इस डेरिवेशन का फॉर्मूला बना के देना है, हमें मतलब कि हमें उन्हें बताना है कि टी टाइम पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ये बनाया है। तो उनमें से अगर मैं 9:25 और अगली वैल्यू 9:30 ले लेता हूं,
तो देखो 100 में से 80 लोग तो सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, हमने 9:25 पे पूछी थी और इस बेचारे ने 9:25 और 9:30 के बीच में ले ली, तो 9:25 और 9:30 में कोई स्पीड में इतना बड़ा डिफरेंस तो आ नहीं जाएगा। तो सही है इसका आंसर। 9:25 पे पूछी थी, इसने अपने मन से 9:30 का गैप ले लिया और इस इंटरवल के लिए कैलकुलेट कर दी। लेकिन 100 में से 20 लोग कहेंगे कि नहीं, हमने तो 9:25 पे पूछी है तो 9:25 पे ही चाहिए, 9:30 पे उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या किया, हमने इसका इंटरवल जो डिफरेंस है वो और कम कर दिया, हमने कर दिया इसको 9:26। ठीक है। अब 100 में से 99 लोग फिर भी सेटिस्फाई हो गए कि हाँ ठीक है, हमने 9:25 पे इनसे पूछी थी और इन्होंने 9:26 के टाइम इंटरवल, 9:25 और 9:26 के टाइम इंटरवल के लिए हमें स्पीड बता दी। तो जितनी स्पीड 9:25 पे होगी लगभग उतनी स्पीड 9:26 पे होगी, कोई इतना बड़ा डिफरेंस तो आ नहीं गया होगा। तो लेकिन अभी भी 100 में से एक लोग पंगा कर रहे हैं, एक इंसान पंगा कर रहा है कि नहीं, हमने पूछी 9:25 पे तो 9:25 पे ही बताओ। तो देखो अब उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने बोला कि नहीं, जो अगला टाइम है वो भी 9:25 ही है, थोड़ा सा ज्यादा है। कितना ज्यादा है, इतना कम है कि आपको पता ही नहीं चलने वाला। तो देखो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी होती है तो टाइम की एक वैल्यू गिवन होती है, तो टाइम की दूसरी वैल्यू हम खुद से एज्यूम करते हैं। लेकिन एक चीज हमें ये यहाँ पे ध्यान में रखनी होगी कि जो टाइम की दूसरी वैल्यू है वो टाइम की पहली वैल्यू से बहुत थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। मतलब दोनों में जो डिफरेंस होना चाहिए वो इतना कम होना चाहिए कि लगभग वो ना के बराबर है। अगर ये 9:25 है तो ये 9:25 और 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, तो 1 सेकंड का 10वां हिस्सा इतना छोटा अमाउंट होता है कि उसको हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो हमारे सामने जितने भी लोग होंगे वो सब सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ टाइम की यहाँ पे भी वैल्यू उतनी है और यहाँ पे भी वैल्यू उतनी है, ऑलमोस्ट उतनी है। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला हम डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी तो लिख सकते हैं, लेकिन कब, जब ये जो टाइम इंटरवल है, पहली टाइम की वैल्यू जो हमें दी हुई थी और दूसरी जो हमने एज्यूम की, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि कोई उसको मेजर ही नहीं कर पाए, किसी को उसमें डिफरेंस ही नहीं नजर आए। तो इसके लिए देखो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टर्म यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। वो टर्म क्या होगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। देखो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 ये एक सिंबल है इस चीज को रिप्रेजेंट करने का कि हमने जो डेल्टा टी की वैल्यू ली है वो इतनी छोटी है, इन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो इतना छोटा है कि लगभग वो 0 की तरफ टेंड कर रहा है। मतलब 0 तो नहीं है लेकिन 0 की तरफ टेंड है। अगर 0 हो जाएगा तब तो ये पॉइंट यहीं पे आ जाएगा ना, तो 0 तो नहीं रखना है, लेकिन 0 से ज्यादा भी नहीं है। जो टाइम इन दोनों के बीच का जो टाइम का डिफरेंस है वो इतना कम है, 0.0000001 सेकंड। 1 सेकंड का 10,000 या 1 लाखवां हिस्सा इतना छोटा है, तो दोनों टाइम की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो इस चीज को जो मैंने अभी आपको लैंग्वेज के थ्रू बताया कि डेल्टा टी जो टाइम इंटरवल है इसकी वैल्यू इतनी कम है कि लगभग ना के बराबर है। इस एक्सप्रेशन को मैथमेटिक्स में इस टर्म से डिनोट किया जाता है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब होता है कि डेल्टा टी की वैल्यू इतनी कम है कि वो 0 की तरफ टेंड कर रही है। 0 तो नहीं है लेकिन 0 से ज्यादा भी नहीं है। अगर हमने ऐसा लिख दिया ना, तब हम v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी लिख सकते हैं, जो हमने एवरेज वेलोसिटी में लिखा था। केवल तब जब इन दोनों के बीच का टाइम इंटरवल बहुत थोड़ा सा हो। अगर वो थोड़ा सा नहीं है तो फिर हमारा आंसर सही नहीं आएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हम बस में जा रहे थे, पहले आधे घंटे के लिए स्पीड 40 थी, अगले आधे घंटे के लिए स्पीड 60 थी। हमसे 9:25 पर पूछा गया स्पीड, हमने क्या किया, दूसरे वाले टाइम की वैल्यू 9:35 ले ली। तो 9:25 पे तो स्पीड 40 थी और 9:35 पे 60 थी, दोनों स्पीड सेम नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने दोनों स्पीड को, दोनों पॉइंट को एक ही जैसा कंसीडर कर लिया। तो आंसर में एक्यूरेट नहीं होगा, आंसर में इनकरेक्ट होगा, आंसर में गलती आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो टाइम इंटरवल है वो बहुत छोटा सा लेना है, और वो छोटे से टाइम इंटरवल को मैथमेटिक्स में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसी एक्सप्रेशन को एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, वो क्या है, अब ये जो लिमिट है ना, इसको इसके अंदर ही डाल दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं dx अपॉन dt, इस तरीके से। तो यहाँ पे
लिमिट, या तो आप इस तरीके से लिख लो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसी एक्सप्रेशन को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो dx अपॉन dt। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो dx अपॉन dt है, इसी का मतलब है कि डिस्टेंस और टाइम का रेशियो है, लेकिन जो टाइम है वो बहुत छोटा सा है, उसे हम dx अपॉन dt से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे d जो है, d का मतलब होता है डिफरेंस, लेकिन वो डिफरेंस जो होता है ना वो इनफाइनाइटली स्मॉल होना चाहिए। और यहाँ पे डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसका भी तो यही मतलब है कि टाइम इंटरवल जो है, टाइम का जो डिफरेंस है वो बहुत छोटा है, इनफाइनाइटली स्मॉल है। तो ये होता है dx अपॉन dt। d का मतलब होता है डिफरेंस, डेल्टा का मतलब भी डिफरेंस होता है, लेकिन डेल्टा डिफरेंस है बड़ा जो मेजरेबल है, लेकिन d डिफरेंस है जो बहुत छोटा है जिसे मेजर नहीं किया जा सकता है, इनफाइनाइटली स्मॉल, इतना कम कि ऑलमोस्ट हम उसको जीरो मान सकते हैं। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx अपॉन dt, और dx अपॉन dt को ही हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। तो देखो, डिफरेंशिएशन का एक्सप्रेशन सीखा है अभी तो हमने कि डिफरेंशिएशन को लिखा कैसे जाता है, डिफरेंशिएशन होता क्या है वो तो आगे हम पढ़ेंगे ब्रीफली। तो अब देखो, यहां से एक नई टर्म हमने सीखी है डिफरेंशिएशन। तो आने वाली क्लासेस में हमें इसको डिटेल में पढ़ना है डिफरेंशिएशन को, और डिफरेंशिएशन के और भी कई जगह पे बहुत सारे फायदे हैं जिनको हम आगे की क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो पहले इसको हम स्टडी कर लेते हैं डिफरेंशिएशन को। dx अपॉन dt को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। चाहे आप इसे लिखो चाहे इसे लिखो, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करते हैं। बस ये थोड़ा लिखने में ज्यादा इनकन्वीनियंट है, ज्यादा टाइम लगता है, और इसी को शॉर्ट में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। बस इतने बड़े एक्सप्रेशन को शॉर्ट में लिखने के लिए हमने इसको dx अपॉन dt के फॉर्म में लिखा है, और कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, दोनों का मीनिंग सेम ही है। और इस रिप्रेजेंटेशन, इस सिंबल को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। जो न्यूमरेटर में बैठा है उसका डिफरेंशिएशन, जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो हम इसको बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू t। x जो ऊपर बैठा है उसका डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में, जो डिनोमिनेटर में बैठा है उसके रेस्पेक्ट में। तो अभी आपने केवल डिफरेंशिएशन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया करते हैं ये सीखा है। डिफरेंशिएशन क्या होता है वो तो अभी भी अपन ने नहीं सीखा है, उसको सीखने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। तो अभी अपन ने एक चीज और पढ़ी है, लिमिट। जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला बनाया, उसमें हमने क्या किया, टाइम की एक वैल्यू गिवन थी, और टाइम की एक वैल्यू के लिए कभी भी वेलोसिटी या डिस्टेंस मेजर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको टाइम की मजबूरन एक और वैल्यू लेनी पड़ी थी। लेकिन एक चीज का हमने ध्यान रखा था कि जो टाइम की दूसरी वैल्यू ली है वो टाइम की पहली वैल्यू के बहुत ज्यादा पास होनी चाहिए, इतनी ज्यादा पास होनी चाहिए कि सामने बैठे 100 लोगों में से किसी को पता ही नहीं चले कि इन दोनों में कोई डिफरेंस है। तो उसके लिए हमने एक टर्म का इस्तेमाल किया था, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। डेल्टा टी जो इंटरवल है वो इतना छोटा है कि आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि इनके बीच में कोई डिफरेंस भी है कि नहीं है। और जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला पड़ा था डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, वही हमने चिपका दिया था यहाँ पे। तो यहाँ से हमें एक नई टर्म, नया कंसेप्ट सीखने में आया है, लिमिट्स। तो ये लिमिट क्या होती है उनको हम आने वाले आगे के सेशन में समझ रहे हैं कि अब ये लिमिट क्या होती है, एक नई चीज हमने पढ़ी है। और डिफरेंशिएशन को समझने के लिए लिमिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जिनको लिमिट समझ में आएगी आगे वो ही उम्मीद रख सकते हैं कि हमें डिफरेंशिएशन क्या होता है ये समझ में आएगा, और कैसे होता है ये भी समझ में आएगा। तो अगला टॉपिक है अपना लिमिट्स। तो देखो क्या होता है लिमिट्स, इसको समझने के लिए हम डायरेक्टली एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि लिमिट्स क्या है। जैसे एक एग्जांपल है, एग्जांपल लेता हूं, y = x² - 1 अपॉन x - 1। ये एक इक्वेशन दे रखी है x और y के बीच में, और इस इक्वेशन में हमसे पूछा जा रहा है कि एट x = 1 y =
y की वैल्यू पूछी हमसे इस इक्वेशन में, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, x की वैल्यू 1 पुट कर दो इस इक्वेशन में और y की वैल्यू कितनी आती है वो बता दो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जहां जहां पे भी हमें x दिखेगा ना वहां पे इसकी वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो x का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, 1 माइनस 1 0 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0, तो 0 अपॉन 0। हमेशा ध्यान रखना 0 अपॉन 0 ना तो कभी 0 होता है ना कभी इंफिनिटी होता है, इंफिनिटी होता है 1 अपॉन 0, 0 अपॉन 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो 0 अपॉन 0 को हम कहते हैं इनडेफिनेट फॉर्म, मतलब कि इसका आंसर लिख पाना पॉसिबल ही नहीं है, इसका आंसर हम बता ही नहीं सकते इनडेफिनेट फॉर्म। 0/0 आ जाए ना, इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि इसका आंसर 0/0 है, इसका मतलब है कि एक इनडेफिनेट फॉर्म है, इसका आंसर इस पर्टिकुलर मेथड से तो हम निकाल नहीं सकते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि y की वैल्यू x=1 पे कितनी आएगी, तो इस पार्टिकुलर हम ये बोलेंगे कि इस पर्टिकुलर मेथड जो हमने अप्लाई किया है इस मेथड से y की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर इस मेथड से y की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि y की कोई वैल्यू आएगी नहीं, y की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं, y की वैल्यू निकालना पॉसिबल है लेकिन किसी और मेथड से, इस पर्टिकुलर मेथड से तो निकाल नहीं सकते। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लिमिट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पे अगर हम इस मेथड से y की वैल्यू निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है तो हम एक बार लिमिट का मेथड पढ़ के और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उस मेथड से हमारा आंसर आ जाए। तो देखो लिमिट्स में क्या कंसेप्ट इस्तेमाल करते हैं वो सीखते हैं, फिर वही कंसेप्ट इस क्वेश्चन में लगा के देखेंगे। तो लिमिट्स क्या होती है देखो, देखो इस क्वेश्चन को मैं फिर से साइड में लिख रहा हूं ताकि जब हम लिमिट पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी हमें। x² - 1 अपॉन x - 1। तो देखो लिमिट क्या करती है, लिमिट हमारी बाउंडेशन को थोड़ा सा ढील दे देती है, थोड़ा फ्री छोड़ देती है कि जहां हम बाउंड हो जाते हैं ना कोई काम करने के लिए तो हमें थोड़ी सी ढील मिल जाती है उस काम को करने के लिए। जैसे देखो यहाँ पे हमारा आंसर क्यों नहीं आ पा रहा है, थोड़ा अगर हम स्टडी करें कि x=1 पे y की वैल्यू इनडेफिनेट फॉर्म क्यों आ रही थी, क्या रीजन था, तो अगर हम उस पर रिसर्च करें तो हमें पता चलेगा कि जैसे हम x की वैल्यू न्यूमरेटर में 1 पुट कर रहे थे तो 1 - 1 0 हो जा रहा था और डिनोमिनेटर में भी 1 पुट कर रहे थे तो 1 - 1 0 हो जा रहा था और 0/0 आ गया तो आंसर नहीं बन पा रहा था। तो सोचो हम ऐसा कुछ काम करें कि ऊपर भी 0 नहीं है और नीचे भी 0 नहीं है, तब तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा ना। अगर हमारा यहाँ पे x की वैल्यू हम कुछ और पुट करें जिससे आंसर 0 नहीं है तो हमारा क्वेश्चन सोल्व हो सकता है, लेकिन मजबूरी ये है कि क्वेश्चन में हमें बोला ही है कि x=1 पे आप आंसर पुट करो, तो यहाँ पे मैं मजबूर हो गया, बाउंड हो गया कि मैं x की वैल्यू 1 पुट नहीं कर सकता, 1 ही पुट करनी पड़ेगी और 1 पुट करने पे 0 आ रहा है जिससे इंडेफिनेट फॉर्म पड़ रही है। तो लिमिट क्या करती है, किसी भी लिमिट भी बेवकूफ बनाने का काम करती है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा या घटा देती है जिससे हम उसको सोल्व कर पाए। यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करने पर आंसर 0 आ रहा है, अगर x की वैल्यू 1 नहीं पुट कर 1.1 या 1.2 पुट करता तो आंसर 0 नहीं आ पाता। लेकिन फिर जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो नाराज हो जाते हैं कि हमने पूछा तो आंसर x=1 पे और आप हमें बता रहे हो 1.1 या 1.2 पे, हमने आपसे 1.1 पे थोड़ा ना पूछा है, हमने तो आपसे 1 पे पूछा है। तो ये लिमिट क्या करती है, बेवकूफ बनाती है, ये एक वेरिएबल की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज भी कर देती है और सामने वाले को पता भी नहीं लगने देती है, सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि हमने x की वैल्यू 1.1 रखी है, 1.2 रखी है और सामने वाले को लगेगा कि x की वैल्यू 1 रखी है और इसकी वैल्यू को चेंज भी कर देगी। ये लिमिट ये काम करती है लिमिट। तो देखो लिमिट दो टाइप की होती है, LHL और RHL। देखो यहाँ पे मुझे x की वैल्यू 1 पुट करने पे आंसर 0 आ रहा था, जो मुझे 0 चाहिए नहीं था, तो x की वैल्यू को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो 1 से थोड़ी सी वैल्यू में बढ़ा भी सकता हूँ या थोड़ी सी वैल्यू घटा भी सकता हूँ। तो बढ़ाने के लिए हम राइट हैंड लिमिट RHL का इस्तेमाल करते हैं और x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम करने के लिए LHL का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या करता है, देखो x=x - h, x की वैल्यू में से h को थोड़ा सा घटा देगा। जैसे x की वैल्यू 1 है तो 1
माइनस 0.1, थोड़ी सी वैल्यू कम कर देगा। तो कम कर देगा तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि भाई हमको बेवकूफ तोड़ना है कि h की वैल्यू, x की वैल्यू मान लो 1 ली और h की वैल्यू मान लो 0.1 ली, तो यहाँ पे x माइनस h कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 9। तो 1 कभी 0.9 के इक्वल होता है क्या, कभी नहीं होता है। तो इसका मतलब लिमिट क्या करती है, वैल्यू को चेंज तो करती है, x की वैल्यू 1 से कम तो कर देगी लेकिन सामने वाले को पता भी नहीं लगने देगी। मतलब कि x की वैल्यू इतने छोटे नंबर से डिक्रीज करेगी ना कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा। तो अगर मैं h की वैल्यू 0.00001 ले लूं तो आंसर कितना आएगा, देखो अब आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 9.99999। तो इस केस में सामने वाले को लगेगा कि हाँ 0.999, तो 1 और 0.99999 में कितना सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा, ऑलमोस्ट दोनों इक्वल हैं। तो लिमिट ये काम करती है। तो ऐसा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सामने वाले को बताना भी पड़ेगा कि हम x को x माइनस h तो लिख रहे हैं, लेकिन कब, जब h बहुत बहुत छोटा हो। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h इतना छोटा है कि उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 के इक्वल है। तो 0 भी नहीं रख सकते, 0 रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमें x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी कम या थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा के पुट करनी है ताकि आंसर यहाँ पे 0 नहीं आ सके। तो h की वैल्यू 0 भी नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ होनी चाहिए, और इतनी ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि x की वैल्यू में जो डिफरेंस है वो सामने वाले को पता चल जाए। सामने वाले को पता भी नहीं लगने देना है और अपना काम भी करना है। तो यहाँ पे तो हमने x की वैल्यू में से थोड़ी सी डिक्रीज कर दी, इतनी कम डिक्रीज की कि सामने वाले को पता ही नहीं चला। तो x माइनस एच भी x के इक्वली हमें लगने लग गया। इसी तरीके से आगे चल क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 x प्लस h, x की वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो ये फॉर्मूला होता है लिमिट का, ये फॉर्मूला हम इस क्वेश्चन में अप्लाई करके देखेंगे। तो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये हमारा क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, x इक्वल टू 1 पे हमसे y की वैल्यू पूछी थी। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया कि x की वैल्यू 1 पुट करने पर ऊपर न्यूमरेटर में भी 0 और डिनोमिनेटर में भी 0 बन रहा है, जो एक इनडेफिनेट फॉर्म है। तो हमारा आंसर नहीं निकल पा रहा था। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, x की वैल्यू को यहाँ पे हमने सोच लिया कि यार 1 नहीं पुट करेंगे, 1 पुट करने पे तो हमारा आंसर, हमारा क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या सोचा कि हम x की वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, लेकिन 1 से थोड़ी सी बढ़ा के पुट करेंगे, और सामने वाले को पता भी नहीं चलना है, पता भी नहीं चलने देना है कि हमने x की वैल्यू 1 नहीं पुट करके कुछ और पुट की है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है x इक्वल टू 1 पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग RHL, राइट हैंड लिमिट। तो RHL का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है x की वैल्यू x प्लस h के इक्वल ही होगी। x की वैल्यू उतनी होगी अगर आप x में कुछ बढ़ा दो तब भी, कब, जब h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी हो, h टेंड्स टू 0, तभी ऐसा हो सकता है। तो देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h। तो अब हम x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 1 नहीं पुट करेंगे, 1 प्लस h पुट करेंगे, ठीक है। और h की वैल्यू बहुत थोड़ी सी है, तो 1 में बहुत थोड़ी सी वैल्यू बढ़ा भी दी जाए, कितनी, 0.00001, तो भी 1 तो 1 ही रहेगा, कोई 1 2 तो 1 नहीं जाएगा। तो ये चीज हमने अप्लाई की। तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब हम ध्यान रखेंगे कि x की वैल्यू जहां भी दिखे वहां उसकी वैल्यू 1 नहीं पुट करेंगे, बल्कि 1 प्लस h पुट करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो 1 प्लस h का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x, फिर से दिखा 1 प्लस h माइनस 1। और यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि h जो है वो बहुत छोटी वैल्यू है, तो ही हम x को 1 प्लस h लिख सकते हैं, कब, जब h की वैल्यू इतनी छोटी है कि ऑलमोस्ट उसको 0 के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो अब a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर h का स्क्वायर प्लस 2ab 2h माइनस 1।
अपॉन 1 प्लस एच माइनस 1, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, यहाँ पे प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, तो y हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, एच स्क्वायर प्लस 2h में h कॉमन आ जाएगा, h प्लस 2 डिवाइडेड बाय h से h कैंसिल, और यहाँ पे देखो h से h कैंसिल हो गया। अब क्योंकि h की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है तो हम उसको 0 रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारे पास आंसर आ गया y का, y इक्वल टू 2। तो जो क्वेश्चन कन्वेंशनल मेथड से सोल्व नहीं हो पा रहा था, इंडेफिनिट फॉर्म में आंसर आ रहा था, वो लिमिट मेथड से हम इसका आंसर ले आए 2। और देखा जाए तो ये लिमिट का एप्लीकेशन है कि लिमिट कंसेप्ट से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं जो कन्वेंशनल मेथड से सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। इसका एक तीसरा मेथड भी पढ़ लेते हैं कि अगर लिमिट मेथड ना भी अप्लाई करना चाहे फिर भी इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो एक और भी तरीका है इसका आंसर निकालने का। देखो क्या है उसका तरीका। देखो y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, अपॉन x माइनस 1, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 1, और क्वेश्चन में मैं x इक्वल टू 1 पे पुट किया है, क्वेश्चन में हमको x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू पूछी है, तो x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही 1 पुट की तो y हो जाएगा 1 प्लस 1, y इक्वल टू 2। देखो वही आंसर आ रहा है जो हमने लिमिट मेथड से डिराइव किया था। तो ये एक मेथड है लिमिट का, जिससे हम अगर कोई आंसर इंडेफिनेट फॉर्म में आ रहा है तो उसे डेफिनेट फॉर्म में ला सकते हैं। कंसेप्ट क्या है लिमिट का, यहाँ पे क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 नहीं पुट कर सकते थे, लेकिन क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू 1 पुट करने पर ही हमारा आंसर 0/0 इंडेफिनेट फॉर्म में आ रहा था, लेकिन हम बाउंडेड थे कि हमसे पूछा ही x इक्वल टू 1 पे। तो लिमिट क्या करती है, किसी वेरिएबल की वैल्यू को थोड़े से अमाउंट से चेंज कर देती है, या तो बढ़ा देती है घटा देती है, लेकिन सामने वाले को पता नहीं लगने देती है कि हमने बढ़ाई है कि नहीं बढ़ाई। तो उससे क्या होता है, हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो जाता है और सामने वाला नाराज भी नहीं होता है कि हमने पूछा तो आपसे 1 पे था, आपने किसी और वैल्यू पे निकाल लिया। हम बोलेंगे कहाँ निकाला, x इक्वल टू 1 पे तो निकाला, 1 में थोड़ा सा ही तो अमाउंट इंक्रीज किया, 0.0001, उससे कौन सा बड़ा पार्ट टूट पड़ा। तो इस तरीके से ये है माइक्रोस्कोपिक थिंकिंग, मतलब कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग है, जिसमें हम छोटे से छोटे लेवल पे जाके चीजों को एनालिसिस करते हैं और उनसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसी तरीके के और क्वेश्चंस हैं। आप लिमिट मेथड जो मैंने आपको बताया उसको अच्छे से समझो और उस मेथड को अप्लाई करते हुए और दूसरे क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। जैसे एक क्वेश्चन है मैं देता हूं आपको, y इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का क्यूब अपॉन x माइनस 1, नहीं, y इज इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमें लिमिट मेथड से सॉल्व करना है। एट x इक्वल टू 1 y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर x की वैल्यू 1 पुट करें न्यूमरेटर में तो 1 माइनस 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 0 और नीचे भी 0, इंडेफिनेट फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व होगा नहीं, लिमिट मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। लिमिट मेथड क्या कहता है, x इज इक्वल्स टू x प्लस h, लेकिन कब, जब h की वैल्यू बहुत छोटी हो, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 1 पे फाइंड आउट करना है तो 1 प्लस h। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जहां भी x दिखेगा उसकी वैल्यू हम 1 प्लस h पुट कर देंगे। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस h का क्यूब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। तो a प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला आपको बता हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, वो पुट करते हैं। तो यहाँ से y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1 का क्यूब 1 प्लस b क्यूब h क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, 3a क्या है, कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 और b है 1 h, तो 3h माइनस 3ab स्क्वायर, तो 3h स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 से 1 कैंसिल अपॉन h। तो देखो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, यहाँ पे h कॉमन निकल रहा है, तो h स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3h अपॉन h, ये कैंसिल। तो देखो
क्योंकि h की वैल्यू बहुत छोटी है तो h की वैल्यू में जीरो पुट कर सकते हैं। जैसे h की वैल्यू जीरो पुट की तो 0 + 3 - 0 तो y का आंसर आ जाएगा 3। इस तरीके से हम लिमिट मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन है जो मैं आपको असाइनमेंट में सेंड करने वाला हूँ, उनको सोल्व कीजिएगा और जो डाउट आते हैं वो हम कल की कॉन्फ्रेंस क्लास जो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। कल की क्लास में फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन को। एक नई टर्म हमने पढ़ी थी लिमिट। लिमिट क्या होती है वो हमने समझा। अब एक और नई टर्म अपन ने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में पढ़ी है, वो है डिफरेंशिएशन। अभी तक हमने डिफरेंशिएशन से के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है, केवल हमने डिफरेंशिएशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है बस वही पढ़ा है। dx/dt इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है डिफरेंशिएशन को। इसके अलावा डिफरेंशिएशन के बारे में और कुछ भी नहीं पता है आपको। जो पता चलेगा वो अगली क्लास में पता चलेगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि डिफरेंशिएशन को समझने के लिए लिमिट मेथड की जरूरत पड़ती है। तो आज हमने सबसे पहले लिमिट मेथड को पढ़ लिया है। अगली क्लास में इस लिमिट मेथड को अप्लाई करके हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बनाएंगे और डिफरेंशिएशन क्या होता है वो समझेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही है।